नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 महीने से जो चुनावी प्रक्रिया देश के अंदर चल रही थी वो आज समाप्त हो गई। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम लगभग अब आ चुके हैं। आज इसी का विश्लेषण करेंगे और इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। इसका सबसे बड़ा टेक अवे एक गाना था, पुलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। तो क्या ममता बनर्जी को पलट पाई बीजेपी? बिल्कुल पलट पाई। और ममता बनर्जी को पलट कर भारतीय जनता पार्टी पहली बार आजादी के बाद इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता के ऊपर जो है वो काबिज हो गई है। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं इस पर हम बात करेंगे। किन किन मुद्दों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया है, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आश्चर्यजनक परिणाम तमिलनाडु के अंदर आए हैं। तमिलनाडु में सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है और वो आसानी से विजय के नेतृत्व में सरकार बना लेगी। वहीं असम में हेमंत विश्व शर्मा ने हैट्रिक लगाई है। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए का शासन है। सांत्वना पुरस्कार कांग्रेस को केरल के अंदर मिला है, जहां पर केरल में उसकी सरकार बनने जा रही है और पिनराई विजयन की सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी, मैं हमेशा उनको कहता हूं ना, एक लड़ाका, एक ऐसी स्ट्रीट फाइटर जो हमेशा 24/7 सिर्फ और सिर्फ राजनीति सोचती हैं। वो अपने ही राज्य में कहाँ धोखा खा गई, वो अपने ही राज्य में कहाँ गड़बड़ हो गई, किन किन मुद्दों पर कंसोलिडेशन ममता के खिलाफ हुआ है। और आप ये देख लीजिए, बीजेपी का सेंट्रल थीम क्या था? भय पर भरोसा। तो ये भय पर भरोसे की जीत है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जो चुनावी भाषण है उसके ऊपर कही थी। इसके अलावा एक एक मुद्दे पर हम बात करेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा चला है क्योंकि हिंदुओं ने पोलराइज होकर मुसलमानों के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त वोट किया है। इसके अलावा विकास, डबल इंजन की सरकार, ये मुद्दा भी चला है। गवर्नेंस यानी जो प्रशासन का हैंडल है, ये मुद्दा भी चला है। 15 साल के काम बिल्कुल नहीं किए ममता बनर्जी ने, ये मुद्दा भी चला है। पोलराइजेशन क्या हुआ है? जबरदस्त हुआ है। भ्रष्टाचार घर घर तक था, हर पंचायत में था, वो बड़ा मुद्दा था। महिला सुरक्षा, ये बड़ा मुद्दा है। और गुंडागर्दी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भय और भरोसे में ये दोनों मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि आजादी के बाद पहली बार बंगाल आजाद हुआ है। आपको पता है सबसे पहले बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही, उसके बाद 15 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी, 15 साल जो है टीएमसी की सरकार रही और अब आज से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे साथ मेरे दोस्त ओम प्रकाश नारायण सहयोगी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं। हमने 5 राज्यों की बात की, परिणाम बता दिए, ये खेला कैसे हुआ? ओम प्रकाश, क्या लगता है आपको? दीपक जी देखिए, आसाम और पुडुचेरी को छोड़ दीजिए तो तीनों जगह सत्ता पलट हो गई। केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया। चौंकाने वाला, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चौंकाने वाले परिणाम तमिलनाडु के रहे और वेस्ट बंगाल का तो भारी रहा। मैं भारी इसलिए कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट बना जहां सब कॉन्सेंट्रेट कर गए थे, जहां बीजेपी आला कमान कॉन्सेंट्रेट कर गई थी, जहां भारत सरकार की मशीनरी फोकस्ड कर गई थी, और जहां चुनाव आयोग से लेकर सभी लोगों पे बड़े क्वेश्चन मार्क लगाए गए। इसलिए वहां जितने मुद्दे थे उन सब पे भारी पड़ गया एसआईआर, वहां जितने लोकल इश्यूज थे उन सब पे भारी पड़ गया करप्शन। और ये वजह, एक सबसे बड़ी वजह, मतलब महिलाओं की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी वजह रही दीपक जी कि साहब वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। जो, मतलब जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सत्ता गई थी, मोर और लेस वही तरीका था वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। दीपक जी, अब आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि भाजपा के सबसे पुराने और धाकड़ रिपोर्टर रहे हैं आप ये बताइए कि बीजेपी अजय हो गई, मतलब अजय पार्टी की जो छवि उसकी बन रही थी उसमें उसने मुहर मन लगा लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर विजय के साथ बीजेपी भी वहां सत्ता में शामिल रहेगी तमिलनाडु में।
बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक्टर विजय किसी के साथ अलायंस कर सकते हैं, बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं, डीएमके के साथ मुझे लगता नहीं वो जाएंगे। नहीं नहीं, डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं जाना। कांग्रेस जो है वो कह रही है, थोड़ी उछल रही है कांग्रेस की, हमको विजय के साथ अलायंस बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एआईएडीएमके ने चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी एक्टर विजय पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया। लेकिन मैं वापस आता हूं पश्चिम बंगाल के ऊपर। मैंने आपको बताया था भय पर भरोसे की जीत। मैंने अपने हर ब्रॉडकास्ट के अंदर ये बात कही थी ओम प्रकाश, कि अगर पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो फिर ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मेरा मतलब था कि वहां पर बूथ जैमिंग ना हो, वहां पर बूथ कैप्चरिंग ना हो, वहां पर छापा वोट ना हो, वहां पर मतदाताओं को डराया ना जाए, फर्जी वोट ना डाले जाएं। तो एसआईआर ने सबसे निर्णायक काम किया इसमें, क्योंकि एसआईआर में जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनके नाम थे, जो लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले गए हैं उनके नाम थे, जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम थे। पश्चिम बंगाल में ये सब वोट डलते थे, और वोट डलवाती थी पहले लेफ्ट पार्टी, और उसी मैनेजमेंट को टीएमसी समझ गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सफाई करनी शुरू की। और जो सबसे बड़ी बात हमने देखी, केंद्रीय बलों की मौजूदगी, उसने भय पर भरोसे को इम्फेसाइज किया। और इन केंद्रीय बलों ने लगातार जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम किया। आपने देखा अजय पाल शर्मा का वीडियो जिसमें वो जहांगीर खान को धमका रहे थे, और आपने ये भी देखा होगा कि फलदा में दूसरी बार पोलिंग हुई, और पहली बार महिलाओं ने निकल के बोला कि जहांगीर खान के लोग जो हैं वो हमको सता रहे हैं। अब इसके बाद फालदा में एक बार फिर से मतदान होगा। आज 293 सीटों के ही परिणाम आए हैं। तो भय पर भरोसा, ये फालदा उसका एक इंडिकेशन था। और ये जो अजय पाल शर्मा का वीडियो है ना ओम प्रकाश जी, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गया था। मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि किसी दबंग अफसर को ग्राउंड पर उतारा जाए, उसके जरिए टीएमसी के गुंडों को धमकाया जाए और उसको जबरदस्त वायरल किया जाए। आपको पता है ना अजय पाल शर्मा का वीडियो कितने जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। वो अपने आप में एक सिग्नल था। और दूसरा, गृह मंत्री का ये कहना कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था। आज मैं अपने शो के अंदर लगातार लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि टीएमसी के वर्कर जिनके पास कोई काम नहीं है, पिछले 15 साल में 2-3 गाड़ियां हो गई, 2-3 उनके मकान बन गए, रोजगार कोई नहीं है। आता कहां से पैसा? तो एक पैसा आता है कमीशन से, ये पैसा आता है कट मनी से। तो भ्रष्टाचार से भी जबरदस्त लोग परेशान थे। और कोलकाता का बुरा दीपक हाल, जी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो भारतीय जनता पार्टी दीपक ने जी, पश्चिम बंगाल जीतकर, ओम प्रकाश जी, अब सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर है। एक केरल है जहां उसने अपना अकाउंट बना लिया है, और एक तमिलनाडु है जहां पर वो काम कर रही है। वो दोनों राज्य भी इसी चुनाव के अंदर है, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भी काम शुरू कर दिया है। एक्चुअली केरल में दो सीटें जो बीजेपी है, राजीव चंद्रशेखर वाली सीट है, और हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी ने एक ही सीट पर बढ़त बनाई है, एक ही सीट पे आगे है, वहां एक चैलेंज बड़ा है। लेकिन राजीव चंद्रशेखर को जिस तरीके से ग्राउंडेड किया हुआ है लोकसभा चुनाव के पहले से, तो ये आने वाले दिनों में उसको कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलेंगे, ये तो तय है। और कांग्रेस से सत्ता लेना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान है केरल में। मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति में भी ये रहा होगा कि साहब कांग्रेस के पास चली जाएगी तो हम आसानी से छीन लेंगे। कांग्रेस के कारनामे को जाहिर करना ज्यादा आसान है। इनफैक्ट दीपक जी मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार तो आ गई, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बीजेपी की सरकार आ गई तो मुखिया कौन? शुभेंदु अधिकारी तो पिछड़ गए भवानीपुर में। नहीं, अब वो पिछड़ भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो नंदीग्राम में, अब भवानीपुर में पिछड़ सकते हैं, नंदीग्राम में वो जीत सकते हैं। बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ उनको दोनों विधानसभा सीटों पर लड़ाया गया है। और मेरी जो जानकारी है, मेरा जो आकलन है, वो मुझे यही कहता है कि शुभेंदु अधिकारी ही ममता बनर्जी से वहां लड़ सकते हैं। उन्हीं की तरह बड़े एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। ममता बनर्जी के हर उनका जो वो रणनीति है उसको वो जानते हैं। ममता बनर्जी के विश्वस्त रहे हैं, ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी नंबर 1 पर हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक बात जोड़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ये मैंडेट तो ले आई है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मैंडेट भी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कल्चर को उनको बदलना होगा। वो कल्चर जो पश्चिम बंगाल में डीप रूटेड है, एक तो बंगाली अस्मिता से अपने आप को लगातार जोड़े रखना होगा। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाली होगा मुख्यमंत्री, बंगाली मीडियम से पढ़ा होगा, बंगाली बोलने वाला होगा। तो एक वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा आज का जो फ्लेवर था वो क्या था, झालमुड़ी। आज आप देखेंगे बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से लेकर कोलकाता तक और देश भर के सब जगह लोग झालमुड़ी खा रहे हैं। पीपल कनेक्ट, और एक छोटा सा झालमुड़ी का कोन आपको कितने वोट दिला सकता है, शायद ही ये कोई समझता हो। ममता बनर्जी का सब्जी लेने जाना नहीं चला, उनका वो पीपल कनेक्ट नहीं चल पाया। और साथ ही साथ जो आरोप लगाने की कोशिश की गई थी कि मछली और माछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बंगालियों को नहीं खाने देगी, तो उनके नेताओं ने माछ भात भी खा लिया, मछली भी खा ली, और एक सिग्नल दिया कि हम बंगालियों की परंपराओं से, बंगाली अस्मिता से और बंगाली कल्चर से किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये भी बड़ा बड़ा रीएश्योरेंस है। तो आपको पता आपको है, आप आपको पता है, मैं आपने एक एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा वीडियो लगभग 17-18 मिनट का हो गया है। अंग बंग कलिंग, ये तीन बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी। प्रधानमंत्री ने भी कही थी, अंग मतलब बिहार, बंग मतलब बंगाल, और कलिंग मतलब उड़ीसा। ओडिशा। अब ये पूरब के तमाम राज्य हैं, और आपको पता है सूरज भी पूरब से ही निकलता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सूरज जो है अब पूरब के इन राज्यों में निकला है। और आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी पैठ बनाती है उसको वो कंटिन्यू रखती है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि ममता का सब कुछ एम है। खुद ममता एम है, महिला एम है। टूटा बुरी तरह से ममता से नाराज था, आजीकर के बाद नाराज था, संदेश खाली के बाद नाराज था। इसके अलावा मुस्लिम मुस्लिम या बता रहे हैं टूटा है, उस तरह का वोट मुसलमानों का नहीं मिला 100% के आसपास, जो ममता बनर्जी को मिलना चाहिए था। हुमायूं कबीर कुछ सीटों से, एक आध सीट से जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ममता को चैलेंज किया था। इसके अलावा माँ माटी मानुष, ये उनकी तीन बात थी। तो इसी को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती थी कि माँ को तो आपने आजीकर में जो है प्रताड़ित कर दिया, माटी जो है वो आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेच दी है, और मानुष की आपको कदर नहीं है। तो ये एम फैक्टर ही है जिसने ममता बनर्जी को इन चुनाव में बुरी तरह हराया है। दीपक जी, आपकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि अब इस समय जो सबसे ज्यादा पब्लिक है ना, जो सबसे ज्यादा खोजेगी, सर्च करेगी, वो ये है कि भैया शुभेंदु अधिकारी ही, या नीतीश प्रमाणिक का भी कोई चांस है, या दिलीप घोष का भी कोई चांस है, या कोई और भी है चेहरा जिसको बीजेपी बिठा सकती है। तो मुझे नहीं लगता। देखिए बंगाल की स्थितियां दूसरी हैं। आप हिंदी हार्टलैंड की बात करिए, हिंदी हार्टलैंड की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की है। वहां भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी या तो रीजनल पार्टी है या कांग्रेस है। आपको ये भी देखना होगा कि विधानसभा के अंदर कोई ऐसा नेता चाहिए जो ममता बनर्जी से लड़ सके, और ये काम शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छी तरह किया है। दिलीप घोष अच्छा नाम है, निश्चित प्रमाणित मैं इस लायक मानता ही नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि कास्ट इक्वेशन के अंदर वो पूरी तरह से सेट नहीं करते हैं। इसके अलावा आप किसी की भी बात कीजिए, आप बाकी नेताओं की भी बात कर लीजिए, तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ा चांस शुभेंदु अधिकारी का है। इसीलिए उनको लेकर बीजेपी ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। 2 सीटों से लड़ाया जा रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है, और एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि भाई यही हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, उम्मीदवार हो होंगे। सकता है, बिल्कुल भले से पार्टी ने ओपनली इस बात को कहा नहीं हो। हो सकता है दीपक जी, आप ठीक कह रहे हो। या महिलाओं एक महिला को काउंटर करने के लिए लास्ट मोमेंट पे बीजेपी किसी महिला नेता को आगे कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा, खैर। हाँ, लेकिन 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 महिला नेत्री में कौन, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, अलग अलग तरह के नाम हैं। हाँ, बोली कई लोग हैं, कई हाँ, लोग हैं, कई कई लोग कई हैं। लोग वहां पर हैं। तो इसको हम हम्म। देखेंगे और इस पे हम बात भी करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अजय हो गई? दीपक जी, यस। और मतलब अनडाउटफुली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए हैं नितिन नवीन, उनके पाले में गेंद चली गई है। और कहते हैं ना, पीएम ने एक दिन कहा था कि पालने में ही पूत के पांव नजर आते हैं।
तो नितिन के लिए बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए है कि आते आते वेस्ट बंगाल पे परचम ठहराना वो उनके खाते में ही जाएगा। चाहे मेहनत जिसने की हो, संघ ने 1,75,000 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग की हो, सुनील बंसल 6 महीने से वहीं पड़े हों, भूपेंद्र यादव सारे काम छोड़कर बीजेपी में लगे हों, मंगल पांडे 4 साल की मेहनत हो, सभी लोग लगे हों, लेकिन खाते में तो उनके ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब अजय की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगले साल हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जो चुनाव है वो अभी से दिख रहा है कि वहां पे ट्रेंड क्या है, किस तरीके के लोग क्या चाह रहे हैं, वो जो अभी से दिख रहा है। तो वैसे में कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर्ड है। केरला बचा है, तो केरला अपने चुनाव में 5 साल है, तब बीजेपी देखेगी। ठीक क्यों, है। आपको नहीं लगता है सर? तो हम कल और चीजों का विश्लेषण करेंगे। ममता बनर्जी के लिए आगे अब क्या? राहुल गांधी आज सुना है वो विदेश चले गए हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट आने से ठीक पहले। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति अब आगे क्या होगी? गिनती के राज्यों में उनकी सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी और कितना मजबूत होकर उभरेगी? विपक्ष का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें बताइए। अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।